बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है चैप्टर नंबर 3, टेस्ट ऑफ फंक्शन। सो मैनुअल थेरेपी में जो चैप्टर नंबर 3 है उसका जो पर्पस है वो बेसिकली ये है कि हमने डिफरेंट परफॉर्मेंस टेस्ट परफॉर्म करने होते हैं इन ऑर्डर टू इवेलुएट दी फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी इन पेशेंट। हम देखते हैं कि पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या ऐसी पैथोलॉजीज़ हैं जो कि उसके फंक्शन या मोबिलिटी को इम्पेयर कर रही हैं। सो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। द टेस्ट ऑफ फंक्शन इनेबल्स यू टू सी, हियर एंड फील द पेशेंट कंप्लेन्स। मतलब कि हमने देखना है कि पेशेंट की जो भी कंप्लेन है, चाहे वो पेन की कंप्लेन है या मूवमेंट की डिफ़िकल्टी या रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज होने की कंप्लेन है, उसको हमने टेस्ट करना है डिफरेंट परफॉर्मेंस टेस्ट परफॉर्म करके। द कॉन्स्टलेशन ऑफ द सिम्टम्स एंड द साइंस दैट इमर्जेस फ्रॉम द टेस्ट ऑफ फंक्शन इज बेसिकली डिफरेंशिएट द नेचर ऑफ द स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन द डिसफंक्शन। ऑब्वियसली जब हम सिम्टम्स की बेस पर हम अपना जो है वो रिजल्ट निकालते हैं, वहाँ पर ये आ जाता है कि जो सिम्टम्स होते हैं और साइंस होते हैं पेशेंट की फ्रॉम टेस्ट ऑफ फंक्शन, जो टेस्ट हमने उस पर परफॉर्म किया है उसके रिजल्ट में जो साइंस और सिम्टम्स अपीयर होते हैं वो हमें बताते हैं बेसिकली कि कौन सा जॉइंट या कौन सी पैथोलॉजी जो है किस लेवल पर या किस डिग्री की पैथोलॉजी जो है वो इन्वॉल्व है। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल वेदर दीज आर द मसल्स और द जॉइंट्स। सो मेनली अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की तो हमने जॉइंट के लेवल पे पैथोलॉजी देखनी है, ठीक है, या फिर हम मस्कुलर लेवल पे पैथोलॉजी देखेंगे। ऑब्वियसली या तो जॉइंट में कोई आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स में इशू आ सकता है, या फिर ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स बोन्स में आ सकता है, या फिर मसल की कोई इन्वॉल्वमेंट जो है वो एबनॉर्मल हो सकती है, जो कि अलाउ करिए टू अप्लाई द ट्रीटमेंट स्पेशली टू दोज द स्ट्रक्चर्स। या तो वो इवैल्यूएशन करती है या फिर वो ट्रीटमेंट करती है। तो मैनुअल थेरेपी के दो काम हुए। हम यहाँ पर इवैल्यूएशन पर फोकस करेंगे बिकॉज हमारा जो चैप्टर है वो है टेस्ट ऑफ इवैल्यूएशन। कहते हैं कि जो टेस्ट ऑफ फंक्शंस होते हैं वो हम एक्टिव और पैसिव रोटेटरी मूवमेंट्स दोनों को चेक करने के लिए कर सकते हैं। हमें पता है कि जो हमारे पास रोटेटरी मूवमेंट्स होती हैं वो एंगुलर होती हैं, अराउंड किसी भी एक्सेस के होती हैं, कर्व्ड होती हैं किसी एक्सेस के अराउंड, और दूसरा इसके अंदर हमारी वो मूवमेंट्स आ जाती हैं जिनमें हमारे पास कंबाइंड मूवमेंट्स होती हैं या स्टैंडर्ड फ्लेक्शन एक्सटेंशन वगैरह की मूवमेंट्स आ जाती हैं, जिनमें रोलिंग और ग्लाइडिंग का फिनोमेना भी आता है, जिसमें ट्रांसलेटरी मूवमेंट्स भी आती हैं। उनको कंबाइन हम कर दें तो हमारे पास जो है वो रोटेटरी मूवमेंट्स आ जाती हैं। फिर आ जाता है हमारे पास ट्रांसलेटरिक जॉइंट प्ले मूवमेंट, यानी कि सीधी रोलिंग स्लाइडिंग ग्लाइडिंग को भी हम जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। इसमें ट्रैक्शन को, कंप्रेशन को, ग्लाइडिंग को जब वो सिम्टोमेटिक होंगी तो ऑफकोर्स हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट की इन मूवमेंट्स में कोई जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ है या कोई पैथोलॉजी है। फिर आ जाता है हम रिलेटेड रेजिस्टेड मूवमेंट्स को देखते हैं। जो रेजिस्टेड मूवमेंट्स हैं वो हमें जो है वो मसल की स्ट्रेंथ के बारे में बताती हैं कि जो मसल की स्ट्रेंथ है वो कितनी जो है वो सर्टेन अमाउंट में है। टेस्ट द न्यूरोमस्कुलर इंटेग्रिटी एंड स्टेटस ऑफ द एसोसिएटेड जॉइंट्स एंड वेस्कुलर सप्लाई। ऑब्वियसली जब वेस्कुलर सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होगा तभी तो मसल का फंक्शन जो है वो हमारे पास होगा अफेक्ट। पैसिव सॉफ्ट टिश्यू मूवमेंट, यानी कि सॉफ्ट टिश्यू के लेवल पे भी हम परफॉर्म कर सकते हैं ये टेस्ट उनकी मूवमेंट्स को देखने के लिए। फिजियोलॉजिकल मूवमेंट यानी कि मसल की लेंथ जिनमें शॉर्टन होती है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो मूवमेंट्स भी हम कर सकते हैं। उसके अलावा एक्सेसरी मूवमेंट्स यानी कि जॉइंट प्ले की टेक्निक्स जिसमें रोलिंग ग्लाइडिंग वगैरह आ जाता है। यानी यहाँ पर फिर कुछ स्पेसिफिकली उन्होंने करके बताया कि हमने असेस करना है अगर क्वांटिटी ऑफ मूवमेंट को कि कितनी क्वांटिटी ऑफ मूवमेंट है, मूवमेंट की क्वांटिटी में क्या क्या इश्यूज़ हैं। तो उसके लिए उन्होंने बताया कि अगर लार्जर मूवमेंट्स की बात की जाए, अब यहाँ पर इस बुक में आपको स्पाइन की ही मूवमेंट्स के बारे में बताया जाएगा बिकॉज ये बुक स्पाइन के लेवल पर मैनुअल थेरेपी परफॉर्म की जा रही है। इसमें अगर हम क्वांटिटी ऑफ मूवमेंट को असेस करें तो उसके लिए हम लार्जर पैसिव मूवमेंट और स्मॉलर पैसिव मूवमेंट को देखते हैं। जो लार्जर पैसिव मूवमेंट होती है वो इंटायर स्पाइन पर होती है थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन, और उसमें हम फर्स्ट सिग्निफिकेंट स्टॉप तक जाते हैं और उसमें स्टेबलाइजेशन रिक्वायर्ड नहीं होती टू द एडजेसेंट वर्टिब्रा एज कम्पेयर टू दैट। अगर हम स्मॉलर मूवमेंट्स की बात करें तो वो इंटायर स्पाइन में नहीं होती बल्कि एक स्मॉलर सेगमेंट में होती है। अब यहाँ पर जो है ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट है आ रहा है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें जो है ये पता चलता है कि अगर हाइपोमोबिलिटी या हाइपर मोबिलिटी की बात की जाए स्पेसिफिकली, तो स्पाइन के लेवल पर अगर हाइपोमोबिलिटी मीन्स कि मोबिलिटी बहुत कम है, जो कि नॉर्मल रेंज है उससे कम है। हाइपर मोबिलिटी का मतलब है कि नॉर्मल रेंज से ज़्यादा मोबाइल है हमारा स्पाइन का लेवल, इसका सेगमेंट। तो फिर इसका मतलब ये होता है कि ज़रूरी नहीं है
कि जो हाइपर मोबिलिटी है या हाइपर मोबिलिटी है वो कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन ही है। कभी कभार वो अगर एसिम्प्टोमेटिक होंगे, एसिम्प्टोमेटिक का मतलब ये है कि हमारे पास हाइपो या हाइपर मोबिलिटी तो है लेकिन साथ कोई पेन की प्रोवोकेशन का एलिमेंट नहीं है, साथ कोई एंड फील अब नॉर्मल नहीं है। जो एंड फील है अगर वो नॉर्मल है, सिम्टम नहीं है, पेशेंट सिम्टोमेटिक नहीं है उसकी मूवमेंट, लेकिन हाइपर मोबाइल है या फिर हाइपर मोबाइल है, तो इट मीन्स कि कभी कभार वो हमारी कंजेनिटली भी जो है ना उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, यानी कि कंजेनिटली या एनाटॉमिकली हमारा स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि हमारी जो स्पाइन का वो सेगमेंट है वो हाइपर मोबाइल है या हाइपर मोबाइल है। तो ऐसे केसेस में हमें कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती और ना ही ऐसे केसेस में मैनुअल थेरेपी का कोई ट्रीटमेंट इफेक्टिव। साथ साथ ये भी पॉइंट यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नोट ऑल्सो दैट अ जॉइंट कैन बी हाइपर मोबाइल इन वन डायरेक्शन एंड हाइपर मोबाइल इन अनदर, यानी कि ये भी हो सकता है कि एक जॉइंट एक डायरेक्शन में हाइपर मोबाइल है जबकि अगली दूसरी डायरेक्शन में उसके बरक्स जो है हाइपर मोबाइल है। जैसे कि स्पाइनल लेवल पे अगर हम बात करें तो हमारा जो थोरेसिक स्पाइन का लेवल है अगर उसमें फ्लेक्शन जो है वो ज़्यादा है लेकिन एक्सटेंशन जो है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज है, तो ऑफ कोर्स ये केस हो सकता है। कोई मसल शॉर्टनिंग है, कोई स्पाज्म है, कोई पेरियार्टिकुलर स्ट्रक्चर की इन्वॉल्वमेंट है, तो उस केस में ऐसे भी हो सकता है कि कभी बार एक डायरेक्शन में हमारा जॉइंट हाइपर मोबाइल है जबकि दूसरी डायरेक्शन में वो हाइपर मोबाइल है। कहते हैं मैनुअल गार्डिंग ऑफ रोटेटरी मूवमेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ ग्रेडिंग है। ये ग्रेडिंग जो है इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि पेशेंट का जो वो सेगमेंट है स्पाइन का वो नॉर्मल है, हाइपर मोबाइल है या हाइपर मोबाइल है। 0 to 6 है ये, जिसमें 3 जो है वो नॉर्मल कंसीडर किया जाता है जबकि 0 इज नो मूवमेंट, मतलब कि जॉइंट एनकाइलोज है, कंप्लीटली फ्यूज्ड है या कॉन्ट्रैक्चर बना हुआ है उस लेवल पे जॉइंट पे। 1 मीन्स कंसिडरेबल डिक्रीज मूवमेंट है, 2 का मतलब है कि स्लाइटली डिक्रीज मूवमेंट है, ठीक है। 3 इज नॉर्मल, 4 इज स्लाइटली इंक्रीज, यानी कि 3 के बाद से हमारी जो रेंज स्टार्ट हो रही है वो हो रही है हाइपर मोबिलिटी की। 4 का मतलब है कि नॉर्मल से थोड़ी सी इंक्रीज मूवमेंट है। देन 5 इज द कंसिडरेबल इंक्रीज एंड 6 इज कंप्लीट इंस्टेबिलिटी, और ये जो कंप्लीट इंस्टेबिलिटी है दैट इज अ पैथोलॉजिकल साइन, ठीक है, इट्स नॉट अ नॉर्मल। अब यहाँ पर जो हमने असेस करनी है क्वालिटी ऑफ मूवमेंट, तो क्वालिटी ऑफ मूवमेंट को जब हमने असेस करना है तो उसके लिए भी जो है हमें पहले एक्टिवली परफॉर्म कराना पड़ेगा पेशेंट को कि आप एक्टिव परफॉर्मेंस करो, यानी एल्बो फ्लेक्शन अगर वो कर रहा है तो वो पहले एक्टिवली परफॉर्म करेगा, देन मैं उसके ऊपर पैसिवली वो परफॉर्म करूँगी इन ऑर्डर टू असेस। अच्छा, तो अब वो बता रहे हैं यहाँ पे 2 बातें कि अगर हम स्लोली जो है पैसिव मूवमेंट करवाएंगे तो उससे हमें जॉइंट के लेवल पर रिस्ट्रिक्शन का पता चलेगा। अगर वही मूवमेंट हम रैपिडली करवाएंगे, मोर रैपिड मूवमेंट्स, तो वो ट्रिगर करती हैं मसल की रिएक्टिविटी को। अब नॉर्मली अगर मसल में कोई रिएक्टिविटी आई है तो वो उसको ट्रिगर करती हैं, ठीक हो गया। फिर वो बता रही है कि पैसिव जो मूवमेंट परफॉर्म हो रही है उसकी क्वालिटी को अगर हमने असेस करना है तो हमें इंटायर थ्रू आउट द रेंज जो है उसको मॉनिटर करना पड़ेगा, असेस करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि पेशेंट ने जो एक्टिव मूवमेंट परफॉर्म की मैंने उसके एंड लेवल पे जाके उसी एक्टिव मूवमेंट को फाइनल स्टॉप कंसिडर करके जो है उसको बता दिया कि ये जो है आपकी मूवमेंट में एबनॉर्मेलिटी है, बल्कि मुझे पैसिवली थ्रू आउट पेशेंट पे वो परफॉर्म करनी पड़ेगी थ्रू आउट दी रेंज। और फिर वहाँ पर जो फर्स्ट सिग्निफिकेंट स्टॉप मुझे फील होगा, फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस फील होगा, वो मेरा पहला स्टॉप होगा, ठीक है। और इस तरह बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो ओवरलुक्ड भी नहीं होती इफ़ द पैसिव मूवमेंट इज टेस्टेड ओनली एट द टाइम ऑफ एक्टिव, यानी कि वो कह रहे हैं सिर्फ एक्टिव मूवमेंट के ही लेवल पे मैंने पैसिव मूवमेंट भी टेस्ट कर ली तो फिर ओवरलुक्ड हो जाएंगी बहुत सी चीज़ें। तो इन ऑर्डर टू चेक करने के लिए हमें अगर क्वालिटी ऑफ मूवमेंट हमने देखनी है तो उसके लिए हमें पैसिवली परफॉर्म करना है थ्रू आउट द रेंज, इंटायर रेंज। एंड फील का कॉन्सेप्ट आ जाता है इसके बाद। जो एंड फील है वो आप लोग ऑलरेडी बायोमैकेनिक्स में पढ़कर आए हैं, ठीक है। तो एंड फील इज बेसिकली द सेंसेशन इम्पार्टेड टू द प्रैक्टिशनर एट द लिमिट ऑफ द अवेलेबल रेंज ऑफ मूवमेंट। जब भी कोई अवेलेबल रेंज ऑफ मूवमेंट हम परफॉर्म करते हैं बीइंग अ प्रैक्टिशनर, जब हम परफॉर्म करते हैं तो हमें उसके एंड पे जाकर मूवमेंट का बिल्कुल एंड पर जब मैक्सिमम अप्रोक्सीमेशन हो जाती है जॉइंट की, वहाँ पर हमें कुछ सेंसेशन फील होती है। वो जो सेंसेशन होती है दैट इज एंड फील। एंड फील इज टेस्टेड विद द स्लाइट एक्सटेंशन एडिशनल स्ट्रेच आफ्टर द फर्स्ट सिग्निफिकेंट स्टॉप ऑफ पैसिव मूवमेंट, यानी कि जब हम पैसिवली मूव करते हैं तो पैसिव मूवमेंट के बिल्कुल एंड पे जब पहला हमें रेजिस्टेंस फील होता है उसको मजीद हम ओवर स्ट्रेच अगर करें तो हमें क्वालिटी टेस्ट पता चल जाता है, जिसको हम एंड फील टेस्टिंग कहते हैं। नोट करना है कि जो एंड फील है वो इवेलुएट होती है एज अ पार्ट ऑफ पैसिव मूवमेंट टेस्ट, नॉट सिंपली विद द ओवर प्रेशर अप्लाइड आफ्टर एन एक्टिव मूवमेंट। वो कह रहे हैं कि जो एंड फील है ना
वो होनी चाहिए एवेल्यूएशन के तौर पर, एवेल्यूएट होनी चाहिए पैसिव मूवमेंट टेस्टिंग में ही, ठीक है, मस्ट होनी चाहिए। यहाँ पे मस्ट का वर्ड यूज़ हुआ है कि मस्ट जो है ये पैसिव मूवमेंट टेस्टिंग में यूज़ होनी चाहिए। नॉट सिंपली विद दी ओवर प्रेशर अप्लाइड आफ्टर एन एक्टिव, यानी कि एक्टिव के ऊपर अगर पेशेंट खुद एक्टिवली परफॉर्म कर रहा है एल्बो फ्लेक्शन, तो फिर हम उसके ऊपर ओवर स्ट्रेच दे देंगे तो हमें क्वांटिटी टेस्ट के थ्रू एंड फील पता लगेगी। लेकिन मस्ट जो है ये कहाँ पे चेक होनी चाहिए, पैसिव मूवमेंट टेस्ट में, जिसको हम क्या कहते हैं, क्वालिटी टेस्ट। स्टैंडर्ड और कंबाइंड दोनों मूवमेंट्स में हम जो है वो रोटेटरी मूवमेंट्स में, पैसिव रोटेटरी मूवमेंट्स में हम ओवर प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, एंड फील को महसूस कर सकते हैं, और ड्यूरिंग ट्रांसलेटरी जॉइंट प्ले के दौरान भी हम एंड फील महसूस कर सकते हैं, ठीक है, जॉइंट प्ले की एंड फील, जिसको हम जॉइंट प्ले एंड फील कहते हैं। अगर हम मूवमेंट रेंज ऑफ मोशन के एंड पे चेक करेंगे एंड फील को, तो वो ओवर प्रेशर एंड फील है, और अगर हम ड्यूरिंग ट्रांसलेटरी जॉइंट प्ले के लेवल पे करेंगे, यानी कि ग्लाइडिंग, ट्रैक्शन वगैरह के लेवल पे देखेंगे एंड फील, तो फिर वो जॉइंट प्ले एंड फील होगी। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द मैनुअल थेरेपिस्ट टू बी एबल टू डिफरेंशिएट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फ्रॉम द पैथोलॉजिकल एंड फील्स। अब यहाँ पर पैथोलॉजिकल एंड फील्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एंड फील्स का पता होना बहुत जरूरी होता है। इस डायग्राम से भी आप लोग देख सकते हैं कि ये स्टार्टिंग पोजीशन है जिससे रेंज ऑफ मोशन स्टार्ट हो रही है, चाहे पैसिव हो रही है या एक्टिव हो रही है। अगर हम पैसिव की एग्जांपल लें तो ये हमने रेंज ऑफ मोशन स्टार्ट की, एल्बो को हमने फ्लेक्स करना शुरू किया 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 किया, ये हमें फर्स्ट स्टॉप महसूस हुआ जो कि पहला रेजिस्टेंस का पॉइंट था पेशेंट का, ठीक है, और उसके बाद मैंने मजीद ओवर स्ट्रेच जब किया तो मुझे एंड फील मिल गई, ठीक हो गया। इवेल्युएट एंड फील स्लोली एंड केयरफुली आफ्टर द पैसिव मूवमेंट फ्रॉम द जीरो पोजीशन। और एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को ऑलरेडी चैप्टर 1 में मैं दे चुकी हूँ। एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन वो होती है जो कि फॉल्टी पोजीशन होती है। एबनॉर्मली जो हमारे शॉर्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं, मसल्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं, ठीक है, वो जब नॉर्मली रिलैक्स्ड पोजीशन में आते हैं, ठीक है, शॉर्टन स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन वो जब रिलैक्स्ड होते हैं तो उसको हम एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि स्टार्टिंग पोजीशन हमारी एक्चुअल रेस्टिंग भी हो सकती है और या फिर 0 डिग्री भी हो सकती है। उससे हमने स्टार्ट करना है पैसिव मूवमेंट को, थ्रू द एंटायर रेंज हम गए एंड देन फर्स्ट स्टॉप के आगे हमने स्लाइट एडिशनल स्ट्रेच दिया और फिर जो है एंड फील हमें मिल गई। हमारे आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। इंशाल्लाह इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपने इसको अच्छे से समझ लेना है, इस अपने कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लेना। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।